तो ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का केस नंबर 2, दैट इज़ अंडर डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, तो ये भी पूरा फ्रेश नए वाले कॉपी में ही है। तो इसमें क्या है कि आउटपुट सिग्नल का मतलब इम्पल्स आउटपुट सिग्नल का लैप्लास इक्वेशन तो हमने लैप्लास एक्सप्रेशन तो हमने निकाल रखा था। ठीक है, और केस 1 में क्या था, जीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके मैंने देख लिया था। अब इसमें क्या है, जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो जीटा का कोई फिक्स वैल्यू तो हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही बन गया। ठीक है, और इसका अब हमें रूट्स निकालना होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये -b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसमें तो इस इधर से जब abc का वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनल रूट्स हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब ये जो रूट्स है इसमें देखो j का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब दोनों रियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाले टर्म में हमें j इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रियल बन जाएगा और ये तुम्हारे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, कंपैरिजन के लिए s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये कंपैरिजन नहीं किए हैं सर। इसमें क्या किए हैं, इसमें माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, ये कंपैरिजन सर ने किया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीटा ओमेगा एन, माइनस साइन तो यहाँ आ गया ना, अल्फ़ा का वैल्यू जीटा ओमेगा एन और ओमेगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो रूट्स तो ये था, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे आया, मतलब ये एक्सप्रेशन चेंज कैसे कर गया और जे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसको ऐसे समझो, ये देखो ये जीटा का वैल्यू 0 से 1 में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जीटा का वैल्यू मान लो 0 से 1 है तो 0.5 मान लो। अब 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25। कहने का मतलब स्क्वायर भी 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से जब छोटा होगा तो माइनस करोगे तो ओवरऑल क्या माइनस साइन आ जाएगा। ठीक ना, तो रूट के अंदर माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या किया, पहले से इधर एक माइनस साइन से अप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब बात है यहाँ है 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ गया और माइनस तुमने कॉमन निकाल लिया तो माइनस यहाँ पे रह गया। अब ये जो माइनस है इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो -1 क्या होता है, देखो j का वैल्यू होता है रूट अंडर -1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट वाला तो है नहीं, अगर j स्क्वायर कर दोगे तो उसका आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, क्योंकि रूट तो सभी के अंदर है ना, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो -1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं j स्क्वायर से। ठीक है, तो j स्क्वायर यहाँ पे आ गया, -j नहीं नॉर्मल j। ठीक है, प्लस j, ये पता नहीं ऐसे क्यों लिख दिया है। ठीक है, तो ये जे स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब जे स्क्वायर तुम्हारा रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकलेगा तो सिंगल जे बन जाएगा, अकेला जे। ठीक है, तो यही जे बाहर निकल गया और ये हो गया 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ जीटा पे स्क्वायर है। ठीक है, और ये तुम्हारा प्लस माइनस जो था वो तो रह ही गया। तो कहने का मतलब इसका जो रूट्स आया इम्पल्स रिस्पॉन्स का, वो 3 रूट आया। ठीक है, एक तुम्हारा रियल रूट और 2 इमेजनरी रूट। ठीक है, अब इमेजनरी में ओमेगा एम रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इस कंप्लीट चीज़ को ओमेगा डी से लिख दिए हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट चीज़ ओमेगा डी से क्यों लिखें, क्योंकि ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बेसिकली ये भी सप्लाई का एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू ही होता है, जो कि फाइनाइट वैल्यू होता है, 0 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू ही है जिस पे हमारा अंडर डैम्प्ड ऑस्किलेशन हो रहा है। ठीक ना, तो ये तुम्हारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की तरह ही एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिए। अब बात है प्लॉटिंग का, तो देखो जे ओमेगा डी कहने का मतलब जे एक्सिस पे ओमेगा डी मैग्नीट्यूड है, ओमेगा डी पे तुम जाके मार्किंग कर दो। ठीक है, उसी तरह से माइनस जे ओमेगा डी भी मार्किंग हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ये कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो इसका 3 पोल जो था वो पहला ये
दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, एक पोल ये और दो पोल ये, ठीक है। इसका जो हमने नेम चेंज करके जो लिखा वो यहाँ पे आएगा ओमेगा डी, ठीक ना, ओमेगा डी ये वाला चीज़ होगा, ठीक है। तो बात आया है कि इसका ऑस्किलेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस पे जो पोल्स होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ कन्वर्जन किस लिए किया, सो दैट हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन निकाल सके, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या हो गया, ओमेगा डी, ठीक है। अब ओमेगा डी कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, जीटा का वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। क्योंकि जीटा तो तुम्हारा 0 से 1 में कुछ भी है, हमें तो पता नहीं, तो पुट कैसे करें। तो तुम्हारा एज पर सर्किट देख के पुट करना होगा, मतलब सर्किट में जो जीटा का वैल्यू मैन्युफैक्चरर डाला होगा वो यहाँ से पुट करोगे, निकल जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। बात करें टाइम कांस्टेंट का, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि निगेटिव रियल एक्सिस का जो पोल्स होता है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये तो काउंट होगा ही नहीं, निगेटिव रियल एक्सिस सिर्फ और सिर्फ ये, मतलब इस एक्सिस पे जो पोल्स होगा उसी का रेसिप्रोकल मैग्नीट्यूड तुम्हारा टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो 1/जीटा ओमेगा एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल क्या होता है। तो अगर पोल इस एक्सिस पर नहीं, इस एक्सिस पर नहीं, ये दोनों एक्सिस के अलावा वाले स्पेस में अगर लाई करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। मतलब यहाँ होगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको कहीं भी, बस इस पे ना लाई करे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जो है, मान लो इधर हुआ तो वो अनस्टेबल होगा, इधर है तो स्टेबल है, इस पे लाई कर गया तो मार्जिनली स्टेबल। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल बोलने का मतलब ये नहीं कि स्टेबल होगा, ठीक ना, इसका मतलब सभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये सब निकालने सीख गए। अब टाइम डोमेन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट उसी में देना होता है। तो देखो हम लोग जो ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ किए थे, ये था क्या, तो बेसिकली ये जो चीज़ था इसका जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन होता क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन होता कैसे है कि लास्ट में मल्टीप्लिकेशन आता है और इसको इज इक्वल टू 0, इसको जब 0 से इक्वेट करते हैं तो ये हमें रूट्स दे देता है। कहने का मतलब रूट्स निकालने के जस्ट पहले वाला स्टेट जहाँ पे 2 ब्रैकेट रहता है, इज इक्वल टू 0 होता है, ये दोनों ब्रैकेट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो उसी को यहाँ पे सर ने लिखा है, ठीक ना, यही दोनों ब्रैकेट है जिसको 0 से इक्वेट करने के बाद हमें ये रूट्स मिला, कहाँ गया ये वाला, ठीक ना। तो उसको सर ने इस फॉर्मेट में लिख दिया और यहाँ से अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जगह पे इसका सॉल्यूशन को पुट कर देंगे, ठीक है। तो वही पुट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ सॉल्यूशन पुट किए और इसी को काट छाट करके हम इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाएं सो दैट इसका इन्वर्स ले सकें, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ओमेगा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक ऐसे बन गया, ये एक ऐसे बन गया। अब ये जो चीज़ है ये तुम्हारा एकदम फार्मूला पे बैठ जाएगा। कौन सा फार्मूला, तो देखो e⁻−80 इंटू साइन 80, ठीक ना, ये कंप्लीट फार्मूला पे ये बैठ गया। और रही बात इसका, तो ये तो ओमेगा एन ओमेगा डी, ये तो बेसिकली कांस्टेंट ही है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टर्म का तो होगा नहीं, इन्वर्स लैप्लास होगा नहीं, तो एज इट इज़ इसको सॉल्व कर दो। ओमेगा डी का जो वैल्यू तुमने एज्यूम किया था वो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया। तो फाइनल टाइम डोमेन में इम्पल्स सिग्नल ऐसा है, ठीक है। अब बात आता है इसका बिहेवियर समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करना। अब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन टाइम कांस्टेंट निकाले थे वो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। e⁻−t/τ स्टैंडर्ड होता है, उससे अगर कंपेयर करोगे तो टाउ का वैल्यू ये मिल जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, ओमेगा जी, मतलब वही क्या था, हाँ जीटा ओमेगा है, ठीक है। साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा डी मतलब इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा डी, दैट इज़ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसका इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू पता करना होता है। क्यों, क्योंकि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पे एंड कर रहा है वो वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे सिग्नल का वैल्यू 0 है, टाइम इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे सिग्नल का वैल्यू भी 0 है। कैसे 0 हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे देखोगे
तो इनफाइनाइट में 1 डिवाइडेड बाई ई टू पावर इनफाइनाइट मतलब 1 बाई इनफाइनाइट, नीचे में इनफाइनाइट ऊपर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और इस वजह से सारा 0। अब बात करें सिग्नल का, तो भाई ये चैप्टर 1 में मैंने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, ठीक है। यही तुम्हारा आउटपुट सिग्नल है जो कि ऐसे ट्रैवल कर रहा है, लास्ट में 0 हो रहा है। तो ये तुम्हारा अंडर डैम्प्ड का केस है, उसमें क्लियरली तुमको दिख रहा है कि डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। कैसे चेक करोगे, देखो इस वाले पहले सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे, फिर उसका नेक्स्ट सिग्नल, एक सिग्नल अपना कंप्लीट किया यहाँ पे, नया सिग्नल जो बना उसका एम्पलीट्यूड देखो घट गया, फिर नया जो बना उसका घट गया, ऐसे कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड घट रहा है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे डैम्पिंग कंटिन्यूसली लग रहा है और फाइनली ये बेसिकली हो क्या रहा है, एल और सी अपना एनर्जी डिसिपेट कर रहा है और रजिस्टर भी प्रेजेंट है जो कि डैम्प कर रहा है। तो एल और सी जो अपना एनर्जी डिसिपेट कर रहा है वो धीरे धीरे डैम्प आउट होते होते उसका एनर्जी 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसको नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद आता है क्रिटिकल डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम्प क्या है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट मतलब इसमें कुछ खास नहीं, जो चैप्टर केस 1 और केस 2 में पढ़े हैं सारा सेम प्रोसेस ही अप्लाई होगा। उसी तरह से ये पुराना कॉपी में लिखा हुआ है, उसी तरह से इसका एक्सप्रेशन निकालो, जीटा का वैल्यू पुट करो, ठीक ना, ये वाला चीज़ जीटा का वैल्यू पुट करो, सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल में इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, निगेटिव इक्वल रियल रूट। इसका जब सॉल्यूशन निकालते हो तो देखो ये निकला लैप्लास का, इसका हमें 0 से इक्वेट करना होता है, तो 0 से देखो इक्वेट करने के बाद हमें 2 पोल्स मिले, ठीक है। अब ये दोनों पोल्स सेम है, मतलब एक ही जगह पे 2 पोल है, ठीक है, एक ही जगह पे 2 पोल है, मतलब इस चीज़ को समझो, ऐसा नहीं है कि एक ही पोल है, 2 पोल है जो कि एक ही जगह पे है, समझे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसके पास 2 पोल है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, क्या है, निगेटिव इक्वल रियल रूट। एमसीक्यू में यही यूज़ होता है, ठीक है, गेट में। टाइम कांस्टेंट ये है। हाँ, अब यहाँ पे बात आता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन का डेफिनेशन क्या था कि इमेजनरी एक्सिस पे अगर कोई पोल्स है तभी वही पोल्स तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन बन जाता है, लेकिन इसमें कुछ पोल्स ही नहीं है तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन है ही नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेव प्रोड्यूस होगा और जब वो ख़त्म होगा तो पूरा सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ग्राफ समझने के लिए देखो, पहले तुम आउटपुट सिग्नल देख लो, इसी से हमें बनाना होता है। अब इसका क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू में देखो 0 आया है और फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू भी 0 आया है, ठीक है। ये 0 कैसे आया, तो देख लो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक ना। ये इन्फिनिटी काट मत देना, ठीक है। इसका इंडिविजुअल का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए फाइनल वैल्यू भी 0 हो गया, ठीक है। अब बात करें सिग्नल कैसे बनाएंगे, तो सिग्नल बनाने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि कौन कौन सा सिग्नल मौजूद है। तो देखो, जब u(t) क्या होता है, u(t) स्टेप होता है, लेकिन जब t इंडिपेंडेंट आया तो उसको क्या बोलेंगे, रैम्प। रैम्प ऐसा होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ रैम्प है और ये एक्सपोनेंशियल है और दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दोनों सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है। तो रैम्प ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल ऐसा है। एक्सपोनेंशियल में भी देखो माइनस साइन है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वाला है, ठीक है। दोनों को जब इम्पोज करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। रैम्प बढ़ रहा है, यहाँ पे आराम से बढ़ने दिया जा रहा है, फिर बढ़ते बढ़ते ये डिक्रीज होके एक्सपोनेंशियल का ग्राफ फॉलो करते करते इनफाइनाइट पे आ जाता है, ठीक है, मतलब 0 पे। तो ये बढ़ा बढ़ा और फाइनली ये 0 पे आ गया। ये इनफाइनाइट टाइम है, ये 0 टाइम है, ठीक है। ये सिग्नल कभी एंड नहीं करता है, लेकिन जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा तो फाइनली इसके इफेक्ट में ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटपुट सिग्नल का वेव फॉर्म हो गया। अब ये कंप्लीट टेबुलर फॉर्म में बना दिए हैं, ये बस मतलब कॉन्सेप्ट के लिए यूज़फुल है।